गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। जो भी आपके 5 चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद सेंड करूंगी। ओके, वॉइस आ यस रही है? मैम। हाँ, यस मैम। खाली पेट में पीना चाहिए था। मैं भी पिया हूँ आज, सब वैसे लग रहा था बॉडी दर्द, लेकिन एक ही कोट पिया हूँ, दर्द ठीक हो गया। सभी अपना माइक ऑफ रखिएगा। यस मैम। अगर किसी ने ऑन किया तो मैं उसको लेफ्ट कर दूंगी, पहले से ही बता रही हूँ। देखो, चलिए। यस मैम। फिर किसी ने ऑन किया? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब हमारे जो हाउसेस होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर का जो सप्लाई होता है वो कैसे होता है, किन किन तरीकों से होता है, उसके बारे में हमको देखना है। तो देखिए, हमारे होम्स में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? जनरली जो मेन लाइंस होते हैं उनके थ्रू हमारे हाउसेस पे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है। ठीक है, ये जो मेन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे होम पे आता है, ये 3 वायर्ड के थ्रू, 3 इलेक्ट्रिक केबल वायर्स होते हैं उनके थ्रू आता है। इन 3 वायर्स के बारे में देखें तो जो हमारी वायर्स होती है वो कलर्ड कोडेड में रहती है, जिसमें से एक रेड कलर की जो वायर होती है वहां पे लाइव करंट जो होता है वो फ्लो होता है। इसके अलावा ब्लू और ब्लैक कलर की एक वायर होती है जिसको हम न्यूट्रल फेस बोलते हैं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, तो देखिए, टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रिकल केबल वायर्स होते हैं, केबल वायर्स जो कि कलर कोडेड में रहते हैं, जिसमें आपकी जो रेड कलर की वायर होती है उसपे से लाइव करंट आपका फ्लो होता है। इसके अलावा ब्लू एंड ब्लैक कलर की एक वायर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फेस बोलते हैं। ठीक है, वो हो सकता है ब्लू कलर की हो या फिर ब्लैक कलर की हो। और थर्ड वायर जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है जो अर्थिंग का काम करती है। ठीक है, तो हमारे घरों पे हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाईज होते हैं मेन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी घर पर आती है और वो 3 वायर्स के थ्रू हम तक पहुंचती है। वो कलर कोडेड में रहते हैं, रेड, ब्लू या फिर ग्रीन कलर पे, जिसमें से रेड में लाइव करंट फ्लो होता है, ब्लू एक न्यूट्रल फेस का वर्क करता है और जो ग्रीन वायर होती है वो अर्थिंग का काम करती है। इन अवर कंट्री जितना भी न्यूट्रल वायर या जो लाइव करंट फ्लो होता है, मींस जो रेड वायर्स होते हैं, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लगभग कितना होता है? 220 वोल्ट्स का होता है। दैट मींस इतने अमाउंट ऑफ करंट उस वायर में क्या हो सकता है? कैरी हो सकता है, वो बताया जा रहा है। मतलब हमारी कंट्री पर जो हम न्यूट्रल वायर यूज करते हैं जो कि ब्लू या ब्लैक कलर की होती है, या लाइव करंट का जो वायर यूज करते हैं, उसमें से मैक्सिमम कितना 220 वोल्ट का जो करंट है वो फ्लो हो सकता है। ठीक है,
अब जो थर्ड वायर होती है आपकी, जिसको हम अर्थिंग वायर बोल रहे हैं, वो अर्थिंग वायर थिक कॉपर का बना होता है। मींस कॉपर एक मेटल होता है और उसी कॉपर का एक थिक वायर होता है, उससे हमारा जो अर्थिंग वायर होता है वो बना होता है। और ये थिक कॉपर का जो वायर होता है ये जॉइंट होता है किससे? कॉपर की एक प्लेट से, ठीक है। और कॉपर की प्लेट से कैसे ज्वाइंट होगा? जो अर्थन वायर होती है वो अंडरग्राउंड लेवल पर क्या होती है? काफी डीपली बरीड होती है। मतलब जमीन के अंदर डीपली बरीड होना मतलब ये दफन रहती है, और उसी से जो कॉपर वायर रहता है वहीं पर होगा आपका क्या? इलेक्ट्रिक कॉपर प्लेट होता है, और उस कॉपर प्लेट से ज्वाइंट होता है आपका अर्थिंग वायर, जो कि थिक कॉपर मेटल का क्या होता है? बना होता है, ठीक। अब इस वायर को किससे कनेक्ट किया जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ड्रॉ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, देखिए ये आपको ड्रॉ दिख रहा होगा। इस ड्रॉ पे ये जो मेन स्विच आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो मेन स्विच आपको दिख रहा है, इसी मेन स्विच से थ्रू अ इलेक्ट्रिक मीटर आपका जो वायर होता है, जो थिक कॉपर वायर होता है, वो कैसा होता है? कनेक्टेड होता है। आपको शो भी किया गया है, देखिए वहां पर। और वो लगभग कितने वोल्ट के करंट को कैरी कर रहा है वो भी शो किया गया है, ठीक। अब इससे तो ये ज्वाइन हो गई। इसके अलावा आप तक जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का वर्क करेगी वो कौन करेगी? जो आपका न्यूट्रल वायर होगा, या फिर जो आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई वायर, मींस जो आपका रेड कलर का वायर होता है या करंट वायर जो होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। और वो दोनों वायर किससे कनेक्टेड होते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर से, जो आपके घरों पे यूज होता है उससे वो कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है, यहाँ पर ये मेन स्विच है, और इसी मेन स्विच पर एक क्या लगा हुआ है? स्विच बॉक्स लगा हुआ है। और इसी स्विच बॉक्स से यहाँ पर नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक मीटर हम अपने घरों पे यूज करते हैं, इससे कनेक्टेड होता है दो वायर, एक करंट वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। जो करंट वायर होगा, जिसमें लाइव करंट फ्लो होगा, वो आपका रेड कलर का होगा। और जो न्यूट्रल वायर होता है वो आपको ब्लू कलर के फॉर्म पे क्या होता है? दिखाई देता है, ठीक। और जो अर्थिंग वायर होती है ये मेन फेस से क्या होती है? ये अर्थन वायर है, ये जो यहाँ से आई है आपको दिख रहा होगा। और ये अंडरग्राउंड लेवल पर ये कॉपर के प्लेट्स लगे हुए हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे ये अर्थन वायर यहाँ से आई है, आपको दिख रहा होगा लिखा है। और ये कॉपर, थिक कॉपर वायर का बना होता है, जो कि कॉपर प्लेट से क्या है? कनेक्टेड है। और ये अंडरग्राउंड लेवल पर डीपली बरीड होते हैं हमारे अर्थ सरफेस के, ठीक है। उसी को उस ड्रॉ पे शो किया गया है। तो जो लाइव करंट वाली आपकी वायर है या फिर जो न्यूट्रल वायर है आपको दिख रहा होगा, वो फर्स्टली अटैच्ड किससे रहता है? जो हमारे पास घरों पे इलेक्ट्रिक मीटर होता है, उसको आप एक स्टेशनरी बॉक्स भी बोल सकते हो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, उस इलेक्ट्रिक मीटर से ये क्या होता है? कनेक्टेड होता है। और इस होल सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? ओवरलोड ऑफ करंट या फिर जो शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक फ्यूज वायर करते हैं। बताइए, वॉइस आ रही है ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यस, आ रही है मैम वॉइस। हाँ, हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इस होल सर्किट में जो कि 3 वायर्स के थ्रू बनी हुई है, इस होल सर्किट में करंट का ओवरलोड ना हो या किसी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं? इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन एक फ्यूज को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज लाइव करंट और जो न्यूट्रल वायर होता है, एक्सीडेंटली अगर कंबाइंड हो जाते हैं ये दोनों वायर, तो उस टाइम पर हमारा जो सर्किट होता है उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे स्टॉर्म जैसी प्रॉब्लम आती है या बारिश होती है, तो एक्सीडेंटली ये जो वायर्स होते हैं ये कंबाइंड हो जाते हैं, जो कि पोल के थ्रू गए हुए होते हैं, आपको दिखाई भी देता होगा।
जनरली आपको स्ट्रीट्स के किनारे देखने को मिलेगी ये चीज। तो होता क्या है कि अगर ये कंबाइंड हो जाते हैं तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल नल हो जाता है, दैट मीन्स वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस किसी सर्किट का जीरो हो गया, दैट मीन्स वहां पर हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज ऑफ करंट का वर्क करता है। अब रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया तो उस वायर पर काफी हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट होगा या फिर जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस उस सर्किट से कनेक्टेड होंगे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और साथ में इसमें स्पार्किंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और किसी किसी जगह पर फायर जैसी प्रॉब्लम, मतलब आग लगने की भी प्रॉब्लम इससे जनरेट हो सकती है। तो इस वजह से जो फ्यूज वायर होता है जो कि सर्किट में कनेक्टेड होता है ओवरलोड ऑफ करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस फ्यूज वायर को एक बेटर मेटल से बनाया जाता है या फिर एक मेटालिक एलॉय का हम यूज करते हैं। ऐसे मेटल का आप यूज करोगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, काफी हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से वो ओवरलोड ऑफ करंट को क्या कर सके, मैनेज कर सके। एज अ एग्जाम्पल आप किसका मेटालिक अलॉय यूज कर सकते हो, तो एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, लेड का, इन सभी को यूज करते हुए आप एक फ्यूज क्रिएट कर सकते हो। ठीक, अगर आपका जो सर्किट है, जैसे सपोज सर्किट में एक्सेड अमाउंट ऑफ करंट, मतलब बहुत ज्यादा करंट क्या होता है, फ्लो होता है इन अ पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट अगर फ्लो होती है, तो फ्यूज वायर जो होता है, जैसे एक अमाउंट ऑफ करंट कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, वायर में फ्लो होता जा रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, जो फ्यूज वायर होती है वो हीटअप हो जाती है, और हीटअप होने के बाद वो मेल्ट होने लगती है, और जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है कि जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो जाए, या फिर उस सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो जनरली इस प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने डोमेस्टिक सर्किट पे किसका यूज करते हैं, फ्यूज वायर का यूज करते हैं, जो कि एक हायर करंट रेटिंग से बना होता है। ये आपका 2 एम्पियर का हो सकता है, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, या फिर 10 एम्पियर का जो फ्यूज वायर होता है आप उसको यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ इन फ्यूज वायर का यूज करते हुए ही एक सर्किट को कंप्लीट किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एक्चुअल ट्रांसमिट कहाँ से होती है, तो जितने भी हमारे पावर प्रोड्यूसिंग स्टेशंस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, वहां से ये करंट किस फॉर्म में आती है, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है, जिसको हम एसी करंट के फॉर्म पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। एसी करंट उसको बोला जाता है जिसका जो डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक कांस्टेंट वे के बाद उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और जनरली जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट का यूज करते हैं, और इसमें हमारे सर्किट का जो फ्यूज होता है वो 5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर तक का हो सकता है। ठीक है, इतने लोड को ही जो फ्यूज वायर जो डोमेस्टिक सर्किट में यूज करता है वो सपोर्ट कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल पर्पस से कहीं पर फ्यूज का यूज करते हैं तो उसका एम्पियर, मतलब वहां पर जो फ्यूज यूज की जाती है उसका जो ओवरलोड एबिलिटी होता है वो थोड़ा हाई होता है, लगभग कितना होता है वो 15 एम्पियर तक का होता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उस 15 एम्पियर के फ्यूज वायर की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज तक की। तो देखिए यहाँ पर जनरली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कहाँ से कैसे हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंचता है वो शो किया गया है। तो जनरली इसमें ये बोला गया है कि इसका अगर कंक्लूजन देखें तो जो भी हमारे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग जो स्टेशंस होते हैं, पावर प्रोड्यूसिंग स्टेशन, वहां से जो करंट है वो अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में कहाँ पर आता है, जो भी पावर स्टेशंस होते हैं वहां पर ट्रांसफार्मर के थ्रू वहां पर कनेक्ट किया जाता है इन 3 वायर्स को, और ये 3 वायर्स
के थ्रू ये हमारे घरों तक आता है, जिसमें ये तीनों वायर्स कनेक्टेड होते हैं किससे, इलेक्ट्रिक मीटर से कनेक्टेड होते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक मीटर के जरिए ये हमारे पूरे घर के सर्किट को कंप्लीट करता है, जहां पर अल्टरनेटिव करंट फ्लो होता है जो कि एक कांस्टेंट वे के बाद चेंज होता जाता है। और इन सर्किट में हम एक फ्यूज वायर का यूज करते हैं, और वो फ्यूज वायर ओवरलोड ऑफ करंट को क्या कर सके, गेन कर सके, या उस कंडीशन पर वो स्टेबल रह सके। इस वजह से हम हायर अमाउंट ऑफ एम्पियर के करंट वायर को यूज करते हैं, जिसकी करंट रेटिंग 2 to 10 एम्पियर तक की हो सकती है, और अगर हम इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं तो उसकी रेटिंग 15 एम्पियर तक की हो सकती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 50 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ये तो अल्टरनेटिव करंट की बात हो गई। अब डीसी करंट किसको बोला जाता है, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में डिफरेंस ये है कि अल्टरनेटिव करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लगभग 50 हर्ट्ज तक का होता है, जबकि जो डायरेक्ट करंट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, उनकी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और जनरली इसको कहाँ पे यूज किया जाता है पूछा जाए तो जो सेल और बैटरीज होते हैं उनमें जो भी एनर्जी के सोर्सेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट करंट या डीसी करंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें कभी कभी ओवरलोड की वजह से करंट ओवरलोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस टाइम पर फायर जैसा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो उस समय हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, उन प्रिकॉशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम से बचना है तो जो भी आपके घरों पे स्विचेस होते हैं या प्लग होते हैं उसको टाइटली फिट रखना चाहिए, या फिर आप जिस भी कंडक्टिंग वायर का यूज करते हो उनमें प्रॉपर कवर होना चाहिए। प्रॉपर कवरिंग किसका, इंसुलेटर कोई सब्सटेंस है तो उसकी कवरिंग होनी चाहिए। और जनरली ऐसे वायर्स जो कि पुअर कंडीशन में हैं या डैमेज कंडीशन में है तो उनको इमीडिएटली हमको क्या कर देना चाहिए, रिप्लेस्ड कर देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सीडेंटली कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर कोई फायर जैसा प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है, तो जितने भी स्विचेस होते हैं उस कंडीशन पे सर्किट के जो भी मेन स्विचेस होते हैं उसको ऑफ कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो आप फ्यूज वायर आपके सर्किट पे यूज करते हो उस फ्यूज वायर के लिए एक प्रॉपर मटेरियल या फिर जिस मटेरियल की रेटिंग काफी अच्छी हो ऐसे मटेरियल का हमको फ्यूज वायर यूज करना चाहिए, जिससे इस तरीके का प्रॉब्लम कभी जनरेट नहीं होगा। जो भी आप इन अवर डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस यूज करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, अर्थन होना चाहिए। और कभी भी अगर वेट हैंड है आपका, मतलब गीले हाथ हो आपके, तो उस टाइम पर आपको सर्किट के किसी भी पार्ट को या सर्किट को टच नहीं करना चाहिए। तो इन तरीकों से हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उससे होने वाले जो भी एक्सीडेंट होते हैं या शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम होती है उससे अपने आप को क्या रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी पढ़ के आइएगा कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद चैप्टर 5 के नोट्स सेंड करूंगी आपको। आपकी जो नोट कॉपी है साइंस की उसमें सारे जो भी क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे उसको नोट करना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू Yes, मैम। ma'am. Thank you, ma'am.